जी बिल्कुल, सीवीपी स्टार्ट की थी बिल्कुल। हम्म। हमने सीवीपी का टॉपिक शुरू किया था और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा हाफ रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली सीवीपी इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। आपको मौका मिला कि आपने उसके कुछ एग्जांपल्स जो हमने कल सॉल्व किए थे उसको प्रैक्टिस कर सकें। नहीं, आज आज करूँगा। ओके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम यहाँ पे हमने रोक दिया था, अब इसके बाद से हमें कंटिन्यू करना था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं सैफ, अगर आपको याद हो? काइंडली रिपीट कर दें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं, अगर आपको याद हो तो उसका बेसिक फॉर्मूला। फार्मूला की बात है तो बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यस। डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स इनटू 100%। यस। सेल्स माइनस ब्रेक इवन, ठीक है। तो जो फिर बचेगा, यानी कि अगर ये सेल्स है 1000 और ब्रेक इवन है 200, तो यहां से यहां तक का जो सफर है ना, ये 800, इसको हम कहेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये बेसिक सी फंडामेंटल सी बात है। अब आ जाएंगे एग्जाम्पल के ऊपर। बीए प्रोड्यूसेस इन सेल्स टू प्रोडक्ट्स। डब्ल्यू सेल्स $8 पर यूनिट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट $3.8 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट देखते साथ ही आपके जहन में क्लिक हो जाना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा। 5.2 इस तरह, या 4.2 इस तरह करके। Next, per unit. While the R sells for $14 per unit and has a total variable cost of $4.3, R का भी आपको फटाफट से contribution निकालना है. For every 5 units of W sold, 6 units of R are sold. Ratio given है 5:6. B is expected fixed cost 83,160, fixed cost भी given है. Budgeted sales revenue for the next period. Next period की sales revenue भी given है same mix के साथ. Calculate the margin of safety in terms of sales revenue and also as a percentage of budgeted sales revenue. यानी in short, margin of safety find out करना है जो कि सेल्स वैल्यू की भी शक्ल में हो और परसेंटेज की भी शक्ल में हो, दोनों शक्ल में चाहिए उनको क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो क्या आप ये कर सकते हैं, इसको ट्राई करें। बहुत इजी है। डब्ल्यू और आर दोनों का आपने सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट लिखें, कंट्रीब्यूशन निकालें। स्टेप 1, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। लेट मी ट्राई। जल्दी, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। जी, कहाँ तक पहुंचे?
कंट्रीब्यूशन तक हो गया, अभी आगे कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन निकल आया, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकल आया, अभी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे ओके, करेंगे तो। ओके, कंप्लीट करें। मैम इसमें मार्जिन और सेफ्टी दोनों का सेपरेट सेपरेट निकलेगा ना? सेपरेट क्यों निकलेगा? एक तो सेल्स रेवेन्यू का आप निकालोगे, फिर उसी सेल्स रेवेन्यू का आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे। Margin of safety in terms of sales revenue and also as a percentage of sales revenue. नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो ब्रेक इवन जो निकलेगा वो फिर वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो नहीं निकलेगा, वो फिर सीएस रेशो से निकलेगा। वेटेड एवरेज सीएस रेशो होगी उसमें। पहले तो आप वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन ही निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको ब्रेक इवन पॉइंट में तब्दील करेंगे इन नंबर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर इसको आप जो इसका रेशियो है 5:6, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो सेलिंग प्राइस है ये 8 है और ये 14 है। इसमें वो कहाँ से आ गया, सीएस रेशियो कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो सीएस सीएस। रेशो से हमें डिवाइड फिक्स कॉस्ट को हम सीएस रेशो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो ब्रेक इवन रेवेन्यू मिलेगा ना, तो फिर उसको हम आगे शिफ्ट करेंगे। देखो, जो सीएस का है उससे भी निकल सकता है, बट अभी हम उससे नहीं निकाल रहे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट
बट अभी हम उससे नहीं निकाल रहे, अभी हम किससे निकाल रहे हैं, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन से। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे, ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स आ गए। अब ब्रेक यूनिट्स आ इवन, गए मेरे पास। अब आप इस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लें। मैं उधर से फिर उसको रेवेन्यू और फिर से निकालूंगा। रेवेन्यू सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बस। सही है। Six. मैम ये फिगर्स जरा मैच कर ले नीचे। जी बताएं। 3818.182 डब्ल्यू का रेवेन्यू आ रहा है। क्या बोल रहे हैं हम? एक मिनट, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 79.2। ये गड़बड़ हो गई ना। ये 79.2 तो टोटल आ रहा है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर यूनिट के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। 7.2 आ गया, निकालें। जी जी, 7.2। ठीक है, अब उसके बाद फिक्स कॉस्ट जो भी है टोटल हमारे पास 83,160, उसको डिवाइड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7.2 से। क्या आंसर आ रहे हैं? 42,088। 42,088,200 टोटल जो आर डब्ल्यू का और आर का जो रेवेन्यू है। 42,000 एंड 82,200। 88,200। जी जी, यही है। ठीक है, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, बजटेड सेल्स ये थी, ब्रेक इवन ये है, जो कि अभी आपने फाइंड आउट किया है, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल करके आ जाएगी। नहीं, इसमें क्वेश्चन पे ये बजटेड सेल्स हमने स्टैंडर्ड मिक्स से नहीं ड्राइव करनी। ऑलरेडी ड्राइव हुई हुई है, ये देखें, बजटेड सेल्स ऑलरेडी। ओके। हमें कुछ ये करना। रेवेन्यू था ना, उसने टोटल रेवेन्यू दिया हुआ था, और ठीक फिर है। -130,200 जो कि ब्रेक इवन सेल्स आपने फाइंड आउट की, तो आपके पास 19,840 मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई। अब इसी को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 19,840 डिवाइड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, आपको 13.2% बजटेड सेल्स मिल जाएगी। क्लियर है? अब जो नहीं, ये एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू उसने पूछा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम्म, जी पूछा था। तो इसमें हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो दूसरा फॉर्मूला है जो हम सिंगल प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं वो नहीं यूज करेंगे। बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100।
नहीं, आप हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि वही फॉर्मूला यूज होगा। इस क्वेश्चन की नौयत जो है उसमें आप डायरेक्टली परसेंटेज सेल्स रेवेन्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने ये आपके पास ये डेटा गिवन है, बजटेड सेल्स का भी डेटा गिवन है, ब्रेक इवन सेल्स का आपने अभी फाइंड आउट किया। दोनों को लेस करेंगे तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई रेवेन्यू की शक्ल में। अब इसी को आप अपॉन दिस कर देंगे द बजटेड सेल्स, तो आपको परसेंटेज भी मिल जाएगी। ओके। ठीक है, तो आपको सवाल देखना होगा। आपके पास यस 1000 फॉर्मूलाज हैं, बट हर फॉर्मूला हर सवाल के लिए नहीं होता। आप देखेंगे जो आपको गिवन डेटा है, तो उसके मुताबिक कौन सी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। अगर वो रिक्वायरमेंट आपको लग रहा है कि हाँ मुझे मुझसे और कोई और तरीका नहीं है, फॉर्मूला ही चाहिए इधर, तो फिर वो यूज करें। बट जब यहाँ बहुत बेसिक सी ये चीज है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि परसेंटेज निकालने के लिए जिसका भी परसेंटेज निकालना है और जिसके ऊपर निकालना है, वो दोनों रिक्वायरमेंट में बहुत क्लियरली गिवन है और आपके सामने दोनों डेटा मौजूद है। तो वाई गो फॉर द फॉर्मूला, एनी अदर फॉर्मूला, दैट्स इट। ठीक है, आई या होप ये क्लियर है। ये बहुत बेसिक सवाल है। और ये समझें, ये वन मेथड है, मेथड वन, अप्रोच वन, वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ हम निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आगे हम मेथड टू की तरफ जा रहे हैं, जहां पे हमें ब्रेक इवन पॉइंट हमें मालूम है क्या होता है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। सो उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन हमारा फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। बट अगर हमें ऐसा कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, सवाल अगर कह रहा है कि ऐसा कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो कि जिसपे तुम्हें 10% प्रॉफिट भी हो, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ये यूज करोगे, विच इज टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ही होगा ये या सिंगल में होगा? ये बेसिक रूल है, ये दोनों जगह एप्लीकेबल है। टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए आप सेपरेटली निकालोगे, ऑब्वियसली एम का अलग, एन का अलग, डब्ल्यू का अलग। टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। ये एक चीज हो गई। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है कि भाई हम कितने प्रोडक्ट्स, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि हम अपना 10% टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सकें, तो उसका अगेन फॉर्मूला जैसे ऊपर हम कर रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। स्लाइटली सा फर्क है, सिर्फ रिक्वायर्ड प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो रहा है। जैसे ऊपर ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने के लिए हमारा सिंपल फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे विथ प्रॉफिट अगर आपको पता लगाना है कितने यूनिट्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों लाइन, दोनों फॉर्मूला। डन। डन मैम। ऑलराइट, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो कि मिलता जुलता ही है, टारगेट प्रॉफिट्स फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। हमें टारगेट प्रॉफिट को भी अब सामने रखते हुए चीजें फाइंड आउट करनी है। सो प्लीज रीड, एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स। X and sell three products F, G, and H. The products are sold in the proportion of 2:1:3. The organization fixed cost is 8,000 per month, and details of the products are as follows. राइट, Selling सेलिंग price प्राइस, and variable वेरिएबल कॉस्ट गिवन the है, cost given है. और Okay, the अर्न, organization
wishes to earn a profit of 52,000 next month. Calculate the required sales value of each product in order to achieve this target profit. अभी ऊपर हमने क्या फॉर्मूला देखा कि अगर आपको पता लगाने हैं कि कितने यूनिट्स हमें बनाने चाहिए, तो आप क्या करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट Net प्रॉफिट profit. डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही फॉर्मूला है। जी। जी, तो फिर करें अप्लाई, शुरू हो जाए। पहले वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालेंगे स्टेप 1 पे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे। जी, हो गया। ये वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन हमारे इसका जो ब्रेक इवन आ रहा है हमारे पास 24363 आ रहा है ना। उसके बाद अभी इसको डिवाइड कर रहा हूँ। एक मिनट, ब्रेक इवन में कहाँ पहुंच गए आप? यहाँ ब्रेक इवन निकालना ही नहीं है। यहाँ पे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया, अब आपको जी टोटल। जी, फिर टोटल यूनिट सब निकाल लेना, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, तो मैं वो बता रहा हूँ कि 24363 आया है। ओके, लेट्स सी। 246। आपने टोटल निकाल लिया, आपने अलग अलग प्रोडक्ट का नहीं बताया। तो वो अभी अलग अलग अभी टोटल निकला है, इसको मिक्सिंग रेशो में भी डिवाइड कर रहा हूँ।
कौन सा, क्या आपने नंबर्स बोले? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना निकला पहले ये बताएं। 5.5। 5.5 करेक्ट हो गया। अब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 24,000 यूनिट्स हैं, आपका क्या आ रहा है? 82,000 प्लस, जो हमारी 80,000 फिक्स कॉस्ट थी, सॉरी मैंने टी लिखी हुई है, आई थिंक क्वेश्चन में 80,000 है ना, फिक्स है, 82,000 है। फिक्स्ड कॉस्ट 80। 80,000 है, 80 मैंने 82 लिखी हुई, जस्ट अ सेकंड। 24,000 हमारे पास आ रहा है। अब आप उसको पर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दें, मतलब सेपरेट कर दें। और फिर रेवेन्यू बताना है हर एक का। जी, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सेल्स वैल्यू of each product in order to achieve this target profit. प्रोडक्ट एफ का है जी 176,000। करेक्ट। 60,000। करेक्ट। ठीक है। और एच का 2,28,000 है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक हो गया। क्लियर है। जी। अब हम सेम मेथड, सेम काम, सेम चीज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का इस्तेमाल किया हमने। हम अब एक ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करके देखेंगे जिसको हम CS रेशियो कहते हैं। यानी उसकी मदद से भी हम ये डिजायर्ड फिगर निकाल सकते हैं। बट येस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपसे एग्जामिनर मांग क्या रहे हैं। क्या वो CS रेशियो मांग रहे हैं या वो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मांग रहे हैं? और इसका सबसे ज्यादा इंडिकेशन ये इस बात से होता है कि जब वो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट बताता है। और फिर जाहिर है वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट देने का मकसद ही यही होता है कि भाई आप कंट्रीब्यूशन निकालो, या तो रिक्वायरमेंट में मेंशन्ड हो साफ से कि भाई CS रेशियो से करना है, तो फिर आप CS रेशियो का इस्तेमाल करोगे। अब आइए CS रेशियो को इस्तेमाल करते हुए हम सेम डेटा कैसे निकाल सकते हैं, या सेम आंसर कैसे आ सकते हैं। तो स्टेप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन है, वहां पर हमें कंट्रीब्यूशन को इसी तरह अपने सेल्स का भी निकालना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन हमने पहले निकाला हुआ है। तो अभी हमने सिर्फ मिक्सिंग रेशियो के हिसाब से इसका रेवेन्यू कैलकुलेट करना होगा, बाकी प्रोसेस सेम होगा। और अगर इसको इस तरह किया जाए तो रेशो 2 है। ये वही पिछली एग्जांपल कंटिन्यू हो रही है ना मैम, नेक्स्ट। जी जी, जो पिछली एग्जाम्पल थी वही डेटा को सामने रखते हुए इन्होंने अब CS रेशियो से ये मेथड किया। एक सेकंड में जरा करता हूँ। 0.28 आ रहा है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। 28%। जी ट्वेंटी जी, एट 0.28, 0.4% बिल्कुल भी है। ठीक है। तो ये आपका वेटेड एवरेज CS रेशियो किस तरह निकला? फर्स्ट यू कैलकुलेटेड द रेवेन्यू पर मिक्स of 2 units of F and 1 unit of G and 3 units of H, selling price से multiply करके, so you got the selling price total 116, and then calculate contribution per mix, 2 units of F, 1 unit of G and 3 units of H, जैसे कि हम ऊपर भी कर रहे थे। तो ये हमारा निकल आया 33,
एंड देन फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100% यू गेट 28.45%. नाउ कैलकुलेट रिक्वायर्ड टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो. सो सही है, रिक्वायर्ड फोर कंट्रीब्यूशन सिक्सटी फोर थाउजेंड आ जाएगा। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट. टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी एस रेशो, यस. ये हमारे पास आ जाता है 4,64,000। 63,972. ठीक है. वो फिगर. 972 जी जी. एग्जैक्ट आ रहा है, 4,64,000। 64 नहीं है, यहाँ 63 लिखा हुआ है. एक अब आप सेकंड, देख. मेरे साथ एक्सेल पे काम कर रहे थे मैं। 0.2845 से ही किया डिवाइड या सिर्फ 28 से फर्क हो सकता है? ना, मैंने पूरे एग्जैक्ट आगे मेरे पास 6 फिगर्स तक मैंने डिवाइड किया। और उसके बाद जो मेरा जो मतलब मैं अभी जो मिक्सिंग उसकी निकाल रहा हूँ, तो वो मेरी बिल्कुल जो पहले हमने निकाली थी उसके साथ फिगर्स मैच करनी है। अगर आप अच्छा, अब मैं देखिए. अगर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ तो नहीं, देखा जा सकता है। सैफ, आप जो है 6 फिगर्स तक कर रहे हैं. आपको किसने कहा 6 फिगर्स करो? नहीं, वो जो एक्सेल में उसने जो जितना उसको डिवाइड करके 0.284483, तो मैंने उसी को सेल को डिवाइड किया तो वो पूरा करा है। मैं इसको मिनिमाइज करके 2 डेसिमल्स तक ले जाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। डेसिमल्स। नहीं, मेरे पास तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 डेसिमल्स तक आ गया मैं। 0.2845 से भी कोई फर्क नहीं पड़ा? हो सकता है फिर यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर हुआ हो. बट ये हमेशा नहीं याद. नहीं, वही है, 0.28 ही है अभी भी। जो मतलब मैंने अब सिंपल जो है ना, वो सिर्फ 0.28, 2 डेसिमल्स तक आ गया हूँ, 0.28। ये करो जो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2845, ये करो. फिर मुझे बताओ. 0.2845। अब उसने आंसर्स आंसर्स चेंज हो गए हैं, और उसके साथ जो हमने वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया था, उसके साथ अब वो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। फर्क तो पड़ गया उससे। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है जी, एक आ रहा है जी वन से मेरे पास आ रहा है प्रोडक्ट एफ का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से किया था, वो आ रहा है 176,000 आ रहा था। तो ये आ रहा है 175,989.3 आ रहा है। दूसरे का 60,000 आ रहा था, इसका 59,996.36 आ रहा है। दूसरे का मेरे पास आ रहा था 228,000, इस पे मेरे पास आ रहा है 227 आ रहा है। 986 वही जो है वो। देखें, आप जो हैं चीजों को उलझा रहे हैं. आपके पास क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद नहीं है इस वक्त? नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी मौजूद है, लेकिन मैंने अभी एक्सेल उस आपको वक्त। सिर्फ इतना कहा है कि 80,000 प्लस 52,000 डिवाइडेड बाय 0.2845 करके मुझे बताएं. मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ऊपर जाके सब कुछ चेंज कर दें एक्सेल में. वो सब आपको नहीं छेड़ना. आप सिर्फ मुझे इसकी बताएं कैलकुलेट कर. 463,971.9। बस ठीक हो गया, आ गया आंसर. मैच हो रहा है. ठीक है. अब आपको ये चीज बहुत ज्यादा ट्रिक करेगी एग्जाम में, इसको आपने जहन में रखना है. यू हैव टू मूव टू. सिर्फ 2 डेसिमल फिगर्स तक आपने मूव करना है. यानी कि यहाँ पे जब आप 33 डिवाइड बाय 116 कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? मुझे ये जरा दोबारा कैलकुलेट करके बताओ. एग्जैक्टली कैलकुलेटर पे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है. 28.44 राउंड ऑफ करके 28.45।
फोर फाइव 28.44 तीसरा नंबर एट आ। जी जी, 28.448, वो राउंड ऑफ करके 45 हो जाएगा। अब आपने 28.45 राउंड ऑफ कर देना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपके पास जो भी आंसर आ रहे होंगे, आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक वर्क करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा अगर आप मूव करेंगे तो आपके आंसर्स चेंज होंगे, इससे कम करेंगे तो भी आंसर चेंज होगा। यानी कि आप खुद से बोलो यार 28.45 मतलब तो 28% ही हो गया ना, सिंपल करते हैं, तो भी आंसर गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, 28 तो नहीं किया। मैं बता रही हूँ कि ये सोच भी तो आ सकती है ना कि मैम ने कहा था राउंड ऑफ कर दो तो और आसान कर देते हैं इसको, राउंड ऑफ ये कर लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपने वर्क करना है, प्ले करना है। अब जब आपने इसको डिवाइड किया तो फिर डिवाइड में ऑब्वियसली 28.45 पूरा डिवाइड होगा ना। तो जी ये जी। चीज बहुत आपने ख्याल रखनी है इस बात का, क्योंकि यही मिस्टेक्स होती हैं जो एग्जाम में काउंट करती हैं, और पता भी नहीं चलता स्टूडेंट को कि मेरी मिस्टेक कहाँ हुई। ठीक है। तो ये इसको इसका ख्याल रखें आप। पूरा आपको एक्सेल शीट चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये बोला था आपको इस पे काम करना था, आपने पूरा अपने सारे आंसर्स आपने चेंज कर दिए, मुझे नहीं पता क्यों और कैसे और किस तरह वहां तक चलेगा। ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू वाइजली यूज योर कैलकुलेटर एंड द एक्सेल शीट बोथ। उलझाएं नहीं चीजों को, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, ऑर्गेनाइज रखें। और ऑर्गेनाइज में मैंने आपको एक ये तरीका बोला है जो आई डोंट नो आप इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे या कर रहे हैं, आई डोंट नो। स्टेप 1 फॉलो करें, स्टेप 2 फॉलो करें, स्टेप 3 फॉलो करें। यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाय फॉलोइंग द स्टेप्स, यू कैन नेवर गो रॉन्ग। एंड आपका हो रहा है माशाल्लाह से, आप कर भी रहे हो। बट वही बात है बीच में, आई डोंट नो, चीजें कंफ्यूज कंफ्यूज भी हो रहे हो बीच में। कंफ्यूज नहीं हो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, स्टे क्लियर ऑन दिस। एंड यहाँ पे सिर्फ 2 डेसिमल तक वर्किंग करना है। आई होप ये बात अब समझ आ। ओके ओके, मुझे आपकी ये चीज क्लियर होगी। मैं अब सिंपल आपसे चीज पूछे, मतलब ऊपर जो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हमने जो चीजें निकाली थी, हम्म। अ, वो फिगर्स और बुक में इन जो अभी हमने सीएस रेशो से निकाली है, इन फिगर्स पे कोई डिफरेंस है? देख लें क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्या, ये निकल रहा है CS रेशियो से, सॉरी वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन से, 176 ठीक हो गया। 228। ठीक है। और यहाँ पे जो चीज निकल करके आ रही है, स्लाइटली फर्क आ रही है। मैं ये चीज कह रहा हूँ, तो इस चीज से हमारा जो, अगर हम फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मेंशन एग्जाम में नहीं है तो हम मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं, तो ये फर्क इसको इग्नोरेबल होगा एग्जामिनर के लिए? फॉर एग्जांपल अगर यही क्वेश्चन आ जाए, हम उसकी जगह हमने या इस मेथड से किया हो तो हम 175,989 लिखते हैं, तो जी क्या आंसर करेक्ट होगा? बिल्कुल। या हम 176,000 लिख सकते हैं तो वो भी करेक्ट होगा? Which allowing for rounding differences is the same answer as calculated in the first example. Rounding off वाले सवाल में usually examiner highlight करता है कि आप राउंड ऑफ करें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर बताता है। अगर कोई इस तरह का सवाल है जिसमें आंसर डिफरेंट हो सकता है तो वो अपने क्वेश्चन के उसमें रिक्वायरमेंट में लिखेगा कि आप सिर्फ 2 डेसिमल तक रखिएगा या आप सिर्फ कंप्लीटली राउंड ऑफ कर दीजिएगा। सो यू जस्ट नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जामिनर। अगर वो कह रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तो 2 डेसिमल प्लेसेस, अगर वो कह रहे हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तो 3 डेसिमल प्लेसेस, अगर वो कह रहे हैं कि पूरा राउंड ऑफ कर दो तो पूरा राउंड ऑफ कर दो। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा कि सवाल क्या कह रहे हैं। और ये या तो आपसे CS रेशियो बोलेगा करो, या आपसे बोलेगा वेटेड कंट्रीब्यूशन करो, दोनों एक साथ नहीं बोलेगा एक सिनेरियो पे। ठीक है। तो ये एक ठीक है। आपके सामने क्लियर हो गई है। और यहाँ पे देखिए और आंसर, खुद। ठीक है, अब कंटिन्यू करें आप। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले उसके तरफ, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन चार्ट्स। अब हम आ गए हैं चार्ट्स की तरफ। अच्छा, चार्ट्स जरा ये पढ़िए, इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट। As well as being able to carry out CVP calculations, you may be asked to interpret a break-even chart in a multiple product situation. This section focuses on procedures involved in producing multi-product break-even chart and profit volume chart. You will not be asked to prepare a chart in your exam, but seeing how a chart is prepared will be
will help with your understanding. यहाँ पे बात वाज़ेह हो गई है कि एग्जाम में आपको चार्ट ड्रॉ करने को लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन चार्ट को समझना जरूरी है, चार्ट की कैलकुलेशंस कर पाना जरूरी है, ठीक है। तो अभी तक हमने ब्रेक इवन चार्ट्स को हम जरा देखते हैं। ब्रेक इवन चार्ट इज अ चार्ट विच इंडिकेट्स अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट और लॉस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम विद इन अ लिमिटेड रेंज। यानी अगर यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे तीन प्रोडक्ट्स गिवन है XYZ, वेरिएबल कॉस्ट तीनों के गिवन है, सेल्स प्राइस तीनों के गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम गिवन है। अ ब्रेक इवन चार्ट कैन नॉट बी ड्रॉन बिकॉज वी डू नॉट नो द प्रोपोर्शंस ऑफ XYZ। हमें रेशियो नहीं मालूम, सेल्स मिक्स नहीं मालूम, तो लिहाजा आप इसका चार्ट नहीं ड्रॉ कर सकते। सो सेल्स मिक्स का मालूम होना बेहद जरूरी है। तो अब क्या करें, किस तरह करें? अज्यूम बजटेड सेल्स आर 2000 यूनिट्स ऑफ X, 4000 यूनिट्स ऑफ Y एंड 3000 यूनिट्स ऑफ Z। अब इन्होंने यहाँ पे रेशियो हमें दे दिया है 2:4:3 का। 2000 यूनिट्स एक्स के हैं, 4000 वाई के हैं, 3000 जेड के हैं। A break-even chart would make the assumption that output and sales of X, Y, and Z are in proportions at all levels of activity. In other words, that the sale mix is fixed. हर लेवल ऑफ एक्टिविटी में सेल्स मिक्स फिक्स्ड हो, 2:4:3। एंड इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है इन्होंने टोटल करके निकाली है, इसकी 6000, इसकी 16000, इसकी 15000, रेवेन्यू 16000, 24000, 18000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है, रेवेन्यू ये है, दोनों को माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट ये है, टोटल बजटेड कॉस्ट ये है। अब इसकी ब्रेक इवन चार्ट इन्होंने ड्रॉ की है किस तरह से, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सेल्स यूनिट्स गिवन है, वाई एक्सिस पे आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट गिवन है, एंड देन इन्होंने इस चार्ट को ड्रॉ किया है कि मैक्सिमम आपकी जो रेवेन्यू जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, 11000 तक। क्यों यहाँ पे 11000 लिखा है? लेट मी सी। बजटेड रेवेन्यू 58,000 है हमारे पास टोटल। तो ये यहाँ पे देखें, ये रेवेन्यू की लाइन है और ये तकरीबन इधर तक जा रही है। फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट 57,000 था ऊपर, 47,000। तो ये जा रही है, अल्लाह भला करे आपकी, 47 तक तकरीबन। सही हो गया। एंड देन द ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम ब्रेक इवन कहते हैं। यहाँ से जब आप स्ट्रेट लाइन नीचे तक लेकर आओगे तो आपको सेल्स यूनिट पता चल जाएंगे कि कौन से सेल्स यूनिट पे ब्रेक इवन हो रहा है, और यहाँ से जब इस लाइन को यहाँ तक लेकर आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी इसकी ब्रेक इवन कॉस्ट या रेवेन्यू आ रहा है। ठीक हो गई कहानी। ब्रेक इवन पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली $27,500 ऑफ सेल्स रेवेन्यू। दिस may either be read from the chart और कंप्यूटेड मैथमेटिकली। अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करके निकाल लें तो भी पॉसिबल है कि आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, एंड अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन से भी निकल आएगा। और कैलकुलेशन से कैसे निकल आएगा? जो हम अभी तक पढ़ते चले आए हैं, करते चले आए हैं। Fixed cost divided by CS ratio. फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो कर सकते हैं, या फिर वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऐसे ही। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आया 30,500। अप्रोच 2 क्या है? सीक्वेंस फॉलो कर लें। सीक्वेंस के क्या मतलब है? सीक्वेंस से could be plotted in a particular sequence, say X first, then Y, then Z. Using the data from approach 1, we can calculate cumulative costs and revenues as follows. 2000 यूनिट्स, 4000, Z के 3000, क्यूमुलेटिव कॉस्ट इन्होंने यहाँ पे लिख दी, रेवेन्यू लिख दिया, और फिर सिर्फ एक एक प्रोडक्ट का लेते हुए इन्होंने शो किया। 2000 X का, 4000 Y का, 3000 Z का। 2000 यानी यहाँ पे आ जाए, 4000 यहाँ पे आ जाए, और 3000 यहाँ पे आ जाए। सो XYZ। एंड देन जब आप इन तीनों में से लाइन को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आप रिजल्ट्स देख पाएंगे।
सेट हो गई कहानी, लेकिन इसका कोई एज सच हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं है। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। फिर परसेंटेज वाइज अब हम कैसे कर सकते हैं? परसेंटेज तो हमें निकालना ही पड़ेगा कैलकुलेशन से ही। तो ये हम कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर भी हमने परसेंटेज निकाली। The general point of setting out these three approaches is to demonstrate that output can be viewed in several different ways. आउटपुट निकालने के लिए सिर्फ आप कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि ग्राफिकली भी तीन अप्रोचेस हैं जिसको देखते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपना ब्रेक इवन, अपने आंसर्स को। ठीक है, बस बताने का यही मकसद है। इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एज सच काम नहीं है, इसलिए हम इस पे ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। मल्टी प्रोडक्ट पीवी चार्ट्स। ये मल्टी प्रोडक्ट की एक पीवी चार्ट है जो इस तरह से कुछ नजर आती है। ब्रेक इवन की ये लाइन है, इसके नीचे लॉस हो रहा है, इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, ओके, वी हैव अ क्वेश्चन हियर। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ मल्टी प्रोडक्ट पीवी चार्ट बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सिस बिलो। बट हम पीवी चार्ट से नहीं करेंगे, हमें सिर्फ अपने आंसर्स चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि आप इसके आंसर्स निकालें, ब्रेक इवन पॉइंट निकालें। थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड, वॉल्यूम गिवन है, प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। आप इसको सी एस रेशियो से निकाल के मुझे दिखाएं। डन हो गया। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 0.26 आ रही है। 26।
टू बी एग्जैक्ट 26.04%। एंड इसका भी ब्रेक इवन मैं निकाल रहा हूँ। बजटेड सेल्स फिक्स कॉस्ट क्या थी, 10,000 थी इस क्वेश्चन में। फिक्स कॉस्ट थ्री 3250। 12480.8। ये आपका क्या आ रहा है, ब्रेक इवन आ रहा है? जी जी। ओके, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो बजटेड टोटल बजटेड सेल्स, ये तो नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि बजटेड सेल्स तो आपकी, जी, अब आप मुझे अपनी बजटेड सेल्स के। अब आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करें। ओके। इधर लिखा है आपने ये वाला कंट्रीब्यूशन सेल्स। कंट्रीब्यूशन वेरिएबल, दिस इज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आप मुझे ये एक्सप्लेन करेंगे। 2000 ये आपके एक्स के यूनिट्स हो गए, 2000 वाई के यूनिट्स हो गए, 3000 जेड के यूनिट्स हो गए। ये 3, 4 और 2 क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.25, 3.5 एंड 1.25। ठीक हो गया। फिर आपने इससे कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, 0.75, 0.5 एंड 0.75। फिर आपने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, 2000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 1500 आ गए इधर, 1000 आ गए इधर, 3750 आ गए। और फिर आपने डिवाइड किया टोटल को। तो आप, जी मैम, हेलो। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। 0.26 फोर। जी जी, आप बात है। तो कंट्रीब्यूशन CS रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास, 0.26 या 26%, इसको कह रहे 26.04%। ये कंट्रीब्यूशन आ गई यहाँ पे। नहीं, मैं कह रही हूँ CS रेशियो क्या आ रहा है, वो तो मुझे समझ आ गया। CS रेशियो ये स्टार्ट हो रहा है सिक्स तो पॉइंट जीरो फोर परसेंट हेलो हेलो, मेरी आवाज मैम, नहीं? आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही मैम। अच्छा, एक मिनट। अब आ रही है? जी जी, अब बेहतर है। ओके। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये 0.26 जो है वो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है।
जी जी। रेशो। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद व्हाट नेक्स्ट? सी एस रेशो। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला? उसके बाद ये हमने फिक्स कॉस्ट उसकी ली थी। जी। ठीक है। और डिवाइडेड बाई मैंने मैनुअल किया है। ठीक है ना, सही टू है। डेसिमल्स तक मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया सही है। उसको एक्सेल में। उसके बाद अभी जो है वो क्योंकि बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स आपके पास वो होता है हम्म। क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बजट सेल्स हमारे पास जो बनती है वो तकरीबन के ऊपर 9,000 बन रहा है। तो जो हमारे पास ब्रेक इवन आ रहा है वो 12,480.8 आ रहा है। उस वजह से मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि ये क्या हो रहा है ना, नेगेटिव में नहीं आता ना। नेगेटिव में नहीं आता। अब मैं यही पूछ रही हूँ कि बजटेड सेल्स आपने कैसे निकाली? बजट सेल्स उसमें क्वेश्चन में मेंशन थी ना, नहीं मेंशन ना। कहाँ मेंशन है? पर जो सेल्स, कोई नहीं, कोई मेंशन नहीं है। अच्छा वो मिक्सिंग रेशियो थी ना। ये मिक्स रेशियो है, बजटेड सेल्स नहीं मेंशन्ड है। ठीक है। तो अब आप, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो तो आपने इसको 9,000 ही अज्यूम कर लिया कि ये बजटेड सेल्स है। नहीं, मैंने फिर नहीं एज्यूम किया ना, मुझे फिर मैंने उसको मैं उधर ही रुक गया था। चले ठीक है, ये इसमें आपकी कोई गड़बड़ है। की कैलकुलेशन आपने जो की है वो बिल्कुल सही है। और सब चीजें सेट है। अच्छा, आगे बढ़। एक चीज मैं एक चीज पूछनी है, जी एक चीज जी। इधर पूछनी है। ये यहाँ पर अभी मैंने पॉइंट 2845 है। ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही ये चीज करूंगा ना, मेरे जो बाकी फार्मूला है वो इसके साथ ये चीजें मैच हो जाएंगी। मैनुअल लिखूंगा तो ये मैनुअल मैंने एंटर किया है, आंसर उसने कुछ और दिया है। लेकिन जब मैं इसको यही मतलब वही फिगर लिखूंगा लेकिन सेल को सेलेक्ट कर दूंगा, हम्म। तो ये कुछ ये इसमें वो आगे जो है वो इस वजह से मैं कह रहा था कि आंसर्स मेरे उधर डिफरेंट होते हैं। जब मैं सेल सेल लगा के करता हूँ तो वो बिल्कुल मैच हो जाता है। हम्म। हाँ, तो सेल लगा के ही करना है ना। एग्जामिनर हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक्सेल यूज करना आता हो। तो ऑब्वियसली हम सेल लगाएंगे, जिसको यूज करना नहीं आता वो मैनुअल लिखेगा। तो सेल लगाने पे आंसर्स मैच नहीं कर रहे ना जो बुक के आंसर है। मैच तो कर रहे हैं, ये क्या है? 176, 60,000, 228 मैच तो हो रहा है। वो तो हो रहा है, लेकिन जब हमने सेकंड टाइम कैलकुलेट किया था तो ये वाले आंसर्स उसमें आ रहे थे ना, 175,989.3, बिल्कुल। जब सी तो एस रेशियो के साथ हमने जी मैं देखा था। समझ गई सैफ, आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने जब कहा मैनुअली करने के लिए तो मैंने ये नहीं कहा कि आप सेल में मैनुअली जाके लिखो। मैं मैनुअली का मेरा मतलब था कि आप कैलकुलेटर में अपना चेक करो, जो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें चेक करके मुझे बताओ। मेरा कहने का मकसद ये था जब मैंने मैनुअली कहा। तो आई गेस कि आप वहाँ कंफ्यूज हो गए। मैंने ये नहीं कहा कि आप एक्सेल में मैनुअली जाकर लिखो। मेरा कहने का मकसद ये था कि आप अलग से मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि क्या आ रहा है आंसर। ये मैं कहना चाह रही थी। ठीक है। अलग से भी कैलकुलेट किया था, फिर ये 0.9 के साथ फिर वो ओके है। अगर उस तरह कैलकुलेटर के साथ करके देखें फिर ओके है। देखो, मैं अगर तो एक्सेल की अब वजह से मेरी था। मेरी बात सुनो, ये जो आपने मैनुअली भी लिखा है ना, ये जो मैनुअली भी लिखा है ना, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपने सिर्फ एक्सेल को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि राउंड ऑफ कर दो। जैसे ही वो राउंड ऑफ करेगा तो वही आंसर्स आएंगे जो अभी आपको सेल सिलेक्ट करके हुआ है। समझ रहे हो? तो ये अगर जैसे ही आपने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी ना कि कन्वर्ट ऑल माय नंबर्स ये टू टू डेसिमल प्लेसेस या राउंड ऑफ कर लें, तो वो राउंड ऑफ करके आपको वही आंसर देगा। चाहे आप मैनुअली लिखो या आप क्योंकि वो सेल सिलेक्ट करने से क्या होता है कि सेल में ऑटोमेटिकली वो फंक्शन बाय डिफॉल्ट डला हुआ है कि वो राउंड ऑफ कर देता है खुद ही से। ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हैं चीजें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आई थिंक ये टॉपिक काफी हद तक क्लियर है अब आपको चीजें कि ना ब्रेक इवन निकाल रहे हैं। फर्दर ऐसे कि सीवीपी की कुछ assumptions हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ी थी, वो आपने दोबारा देखनी है। अच्छा। ओके। मुझे आपको होस्ट। ओके।
चेंज कर। हॉस्टल में स्टिल में मैं ही हॉस्टल में। ओके, ठीक है, अब नजर आ रही है स्क्रीन? ऑलराइट। तो फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ सीवीपी एनालिसिस में हमने अजम्पशंस देख ली थी चैप्टर के शुरू में, एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय सम अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस तो है ना, सेल्स मिक्स कैसे सेम रह सकता है फॉर ईच एंड एवरी पीरियड? नहीं रह सकता सेम। और फिर क्या गारंटी है कि ए बी सी जो आपके प्रोडक्ट है, आप हर दफा ए बी सी ही बना रहे होगे? हो सकता है आपका डी भी इनकॉर्पोरेट हो गया हो सकता है आपने ए को हटा दिया हो। डिसीजन मेकिंग में तो मैनेजमेंट कर रही होती है ये सारे काम, के प्रोडक्ट ए हिट नहीं हुआ तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, प्रोडक्ट डी ले आते हैं उसकी जगह पे। तो लिहाजा क्या एक ही फिक्स्ड मिक्स नहीं हो सकता और एक ही तरह के प्रोडक्ट्स का मिक्स नहीं हो सकता, प्रोडक्ट्स भी चेंज होंगे। तो लिमिटेशंस और एडवांटेजेस ये आपने खुद से पढ़ने हैं। वही सारी बातें हैं जो हम यूजुअली डिस्कशन में ला चुके हैं, कर चुके हैं, रिपीट है। तो अगर इसमें कोई ऐसी बात हुई जो आपको ना समझ आ रही हो तो वो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके क्विक क्विज के क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है। आप देखें यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस हैं सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड। सेक्शन ए में बहुत ज्यादा टेस्टिंग है, सेक्शन सी के एक सवाल में 20 मार्क का इससे आया है। तो ये जरा आपने खुद से, बिल्कुल आ जाता था। ठीक है। मेरी रिसेंट अटेम्प्ट में पूरी सीवीपी से एक रॉन्ग आया हुआ था। हम्म। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लिहाजा आप इसको ये सारे, पहले तो आप घर पे आराम से पूरे चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स दोबारा कीजिएगा, इसको सही से अपने पास। प्लस एक्सेल में जो अभी आप रफ कर रहे हैं, मैं आपको इजाजत दे रही हूँ कि ठीक है आप रफ कर लें क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है क्लास का। लेकिन आपने जब एग्जाम्पल्स घर पे प्रैक्टिस भी करनी है ना, तो आप प्रॉपर उसकी हेडिंग्स दो कि ये सेल्स है, ये कंट्रीब्यूशन है, ये सेल्स, ये कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स है, ये वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये प्रोडक्ट एक्स है, वाई है, जेड है। सारी हेडिंग्स और लेबल्स प्रॉपर होने चाहिए। और प्लस हेडिंग्स और लेबल्स को कोशिश करें कि बोल्ड कर लें ताकि वो नजर आए, प्रेजेंटेबल रहे। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें, हैबिट बनाएं अभी से। जब आप ये हैबिट प्रैक्टिस के वक्त बनाएंगे ना, तो आपको एग्जाम में ये चीज बोझल नहीं लगेगी, मुश्किल नहीं लगेगी, और जहन से निकलेगी भी नहीं। ये मैटर करता है, क्योंकि उसमें होता ये है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है ना, और फर्ज करें आपका 49 पे रुक रहा है पेपर, तो अगर आप, यू हैव शोड योर एफर्ट कि मैंने बहुत एफर्ट किए, प्रेजेंटेबल भी रखा है सब कुछ, ऑर्गेनाइज क्वेश्चन ये वो, तो बहुत ज्यादा लाइकली चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर आपको 1 मार्क प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए आपको देकर पास कर दे। देर इज अ चांस। तो वाई वेस्ट दैट चांस? क्यों हम अपने उसको मैसी रखें और कि एग्जामिनर को पढ़ने में भी मुश्किल आए और वो कंफ्यूज भी हो। हर मुमकिन कोशिश करें कि एग्जामिनर को आप ये शो कर सकें कि मैंने हर तरह से एफर्ट डाली है। नॉट नॉलेज, नॉट ओनली नॉलेज बेस्ड बट ऑल्सो, अगर मेरे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को देखें, अगर मेरी टर्मिनोलॉजीज को देखें, मेरे क्वेश्चन मार्किंग को देखें, सब चीज को। तो एक एक चीज मैटर करती है। आपको नहीं पता कौन सी चीज एग्जामिनर का किस वक्त दिल जो है उसका पिघला दे और आपको वही आपके लिए पासिंग हो जाए। ऐसा ही होता है। ठीक है, अब चलें, ये हो गया, अल्लाह भला करे। ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं एग्जाम्पल्स के बाद, क्विक क्विज क्वेश्चंस भी करने हैं और फिर रिवीजन किट भी कर लेनी है। ठीक है। अच्छा। ठीक है मैम, एक चीज और। मेरे पास एक तो बुक इसमें देख लें कि मेरे पास जो है वो पीडीएफ नहीं है 2024 का या 23 का। मेरे पास पीडीएफ 2019 का है ना, पीपीपी का। ये और ये मैं, भी जो है ये भी पुराना टेक्स्ट है। तो पीएम का अगर देखें, पीपीपी का अगर आपको, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पीडीएफ मिल जाए कहीं से, मैं लेकिन आपको अभी ये जो तक मेरे पास पीडीएफ है वो शेयर कर देती हूँ, एंड बिलीव मी, ये अंदर से कंटेंट वही सब कुछ है जो 23-24 का है। कुछ भी चेंज एज सच नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये मैं आपको शेयर कर देती हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर आप वो देखना चाह रहे हैं कि एसीसीए ने अभी अपनी स्टडी बुक लॉन्च की है, तो नहीं वो, नहीं, मेरे पास वो की तो नहीं होती, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जिस तरह आई थिंक ये रेगुलेशन और टाइम सीरीज भी है, 2022 में आया था, 2022 में आया था या 2021 में आया था वो रेगुलेशन और टाइम सीरीज। क्योंकि इसमें बिग डेटा में भी जो हमने पीछे किया था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अभी तो हमने सिर्फ 3 वीज देखे थे, 3 वीज देखे थे। ये राउंड तो अभी 6 to 7 वीज हो गए हैं इसके बिग डेटा के। तो अच्छा आई चलिए, थिंक लेटेस्ट आप वेरिएंट भी को हमें। सर्च कर लीजिएगा, मैं भी कर लूंगी अपने एंड से, अगर हमें मिलती है तो फिर वी कैन शेयर विद ईच अदर। ठीक है। ठीक
चलें जी, ओके। अच्छा सुने, इसका जो है ना सीवीपी का टेक्निकल जी। आर्टिकल लाजमी आपने पढ़ना है। मैंने ही निकाल के भी रखा था कि हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, बट अभी हमारे पास उतना वो नहीं है देखने के लिए। तो हम इसके जो है आपने टेक्निकल आर्टिकल लाजमी पढ़ने हैं। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। फिर गया टेक्निकल आर्टिकल। हम्म। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? Shit, ये देखें, ये टेक्निकल आर्टिकल है। अब आप देखें इसकी एक्सेल शीट में किस तरह प्रेजेंटेशन हुई हुई है। एटलीस्ट आपको मिनिमम ये तो करना ही है, इस तरह करना है। ठीक है। और इसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर और मजीद करेंगी। तो इसको जरूर गो थ्रू करना है एक दफा। फिर लिमिटेशंस यहाँ पे भी गिवन है। तो डेफिनेटली ये टेक्निकल आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो एज सुन एज यू कंप्लीट योर एग्जाम्पल सम्स एंड बैक साइड क्वेश्चंस, फिर आपने टेक्निकल आर्टिकल एक दफा गो थ्रू करना है। ठीक है। ओके जी। चलें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। और मैम, एक चीज मुझे और गाइड करें। जी बोले। मैम, ये मैं ये कहना चाह रहा था कि इसको हम मेरे पास जो है वो किट्स जितनी भी हैं वो मेरी मतलब एमसीक्यूज मेरे नज़र से काफ़ी सारे गुजरे हुए हैं। तो मेरे लिए वो पोजीशन ऐसी है कि मैं उनको अगर किट ओपन करता हूँ तो मुझे ऐसी फील होता है कि भाई ये मुझे तकरीबन बाजू का कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो मुझे याद होते हैं। ओके। मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन आ गया तो कुछ डिफरेंट प्रैक्टिसिंग मटेरियल मिल सकता है, स्पेशली पीएम के हवाले से, क्यों एफएम में तो मैंने इतना नहीं किया हुआ। हम्म। अच्छा ठीक और है, मैं देख कर आपको बताती अ, हूँ। ठीक है, मैं चेक करती हूँ मेरे पास रिसोर्सेज में ठीक है। ये में होंगी, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके। चलो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।